आज हम लोग क्या करेंगे भाई। आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हो चुका है कूलम्ब्स लॉ तक, उसके आगे का करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज। देखिए अभी हमने पिछले वीडियो में, अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट देख रखा है तो अच्छी बात है, यहाँ से कंटिन्यू करिए। अगर नहीं देख रखा है तो पहले आप उसको देख करके फिर यहाँ से कंटिन्यू करिए। अगर आपको उतनी सारी बातें पता हैं तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज फर्स्ट वाला लेक्चर जो फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का, उसको आप देख लीजिए, फिर आपको सेकेंड वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अभी तक हमने क्या किया था कि एक पॉइंट चार्ज पर किसी दूसरे पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है इस चीज़ को कैलकुलेट किया था, ठीक है। और अब हम यहाँ पर मल्टीपल चार्जेज मतलब एक से ज़्यादा जब चार्ज हैं तो उस पर कितना फोर्स लगाएंगे इस बात को कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक चार्ज ले लिया। अब इस चार्ज को हमने बोल दिया, इस चार्ज की वैल्यू है Q1। क्या है? Q1। अब इस पे देखिए एक यहाँ पर चार्ज रख दिया Q2, ये इस पर फोर्स लगा रहा है। कितना फोर्स लगा रहा है? एक चार्ज मान लीजिए हमने यहाँ पे रख दिया Q3, ये भी इस पर फोर्स लगा रहा है। हम सारे चार्ज का फोर्स Q1 पर काउंट कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे मिलके Q3 पे भी लगा रहे हो, लेकिन नहीं, हमें जो डेरिवेशन कर रहे हैं, जो प्रूफ कर रहे हैं, वो मान लें सारे चार्ज Q1 पे कितना निकालेंगे, Q1 पर कितना एक्ट करेंगे। इसी हिसाब से अगर Q1 पे आपको निकालना जाएगा तो Q2 पे भी निकाल सकते हो, Q2 पे भी निकाल सकते हो, Q3 पे भी, Q4 पे भी, कितने भी। अब देखिए मैंने यहाँ पर 2-3 चार्जेस ले लिए, एक ये ले लो Q4। तो देखिए अब अगर हम इनके बीच की जो डिस्टेंस है, मैं इसको मान लेता हूँ, ये वाली डिस्टेंस हमारी R कितनी है, 1 2 है, R1 से 2 है। ये वाली डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ R1 3 है, ये वाली डिस्टेंस R1 4। मतलब हम सब की डिस्टेंस कहाँ से काउंट कर रहे हैं, इस Q1 पॉइंट से। कहाँ से? Q1, जहाँ पे Q1 चार्ज रखा हो उस पॉइंट से हम सब की डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। तो इस पॉइंट चार्ज पर इन सब के द्वारा जितना फोर्स लगेगा हम उसको काउंट करेंगे कि कितना पर। अब एक हमने तो यहाँ पे 2-3 लिए हैं, इस पॉइंट पर इसके कारण चार्ज, इसके कारण चार्ज, इसके, आप इनफाइनाइट ले सकते हो, n तक ऐसे ले सकते हो। मैं जो फॉर्मूला ड्राइव करूँगा उसमें भी n ही होगा। तो अगर हम देखें इस पार्टिकल, इस चार्ज पर इसके कारण फोर्स देखें तो कितना आएगा, F = 1 2। 1 पे फोर्स, 1 2 का मतलब होता है फोर्स 1 पे किसके कारण, 2 के कारण, ठीक है। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू द Q2। तो हमारा F = क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। अब यहाँ पर R² कौन सा है, ये 1 2, तो 1 2 लिख दो। ये तो इस पार्टिकल के कारण हो गया, किसके कारण, इसके कारण हो गया। अब ऐसे ही अगर हम फोर्स निकालें F13, देखो 1 3 के कारण फोर्स लगेगा Q1 और Q3 के कारण, ये इस पे भी चार्ज पे फोर्स लगाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 पर किसके कारण, Q3 के कारण। डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की, R13 का होल स्क्वायर। ऐसे अगर हम निकालें F14 तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 अपॉन R14 होल स्क्वायर। अब देखिए अगर हम इन सब फोर्सों को जोड़ें, और भी मान लीजिए आप फोर्स होता 1/5 भी होता, 6 भी होता, 7 भी होता, तो n तक हो सकता है। ऐसे कहाँ तक हो सकता है, n तक हो सकता है। F1n 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn कहाँ तक हो सकता है, Qn तक, अपॉन R1n होल स्क्वायर। यही होगा। अगर हम इस सबको ऐड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए F टोटल या Q1 पर जितना फोर्स लग रहा है वो टोटल फोर्स कितना लग रहा है। F फोर्स F1 भी आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, F1 =
अब देखिए इन सब में 1/4πε0 कॉमन है, साथ में Q1 भी सब में कॉमन है। क्या कॉमन है? Q1 कॉमन है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसको Q1/4πε0। बच क्या गया? यहाँ पर Q2, यहाँ पर Q3, यहाँ पर Q4, ऐसे डॉट डॉट Qn तक बच जाएगा। तो लिख दे Q1 Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ऐसे डॉट डॉट Qn तक बच जाएगा। अब Q1 के अपॉन में क्या बचेगा? R12 का होल स्क्वायर, R12 का होल स्क्वायर। इसमें क्या बचेगा? R13 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचेगा? R14 का होल स्क्वायर। ऐसे सवाल यहाँ तक क्या हो जाएगा? R1n का होल स्क्वायर। अब ये तो हमारे पास क्या गया? टोटल फोर्स। अगर इसको हम समेशन की फॉर्म में लिख दें, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें, तो क्या हो जाएगा? F1 = 1 Q अपॉन कर लीजिए यहाँ पर Q1, क्योंकि Q1 भी कॉमन था, तो Q1/4πε0 समेशन ऑफ, कहाँ से? I = 1 तो हमारा हो गया है 2 से, I = कहाँ से लेकर के? 2 से लेकर के। देखिए ये हमारा है ना Q2 आ रहा है, I = कहाँ तक? n तक। QI/R1I, 1I मतलब I से 2, I क्या है? 2 है कम से कम, तो देखो 1 Q12 और इसका स्क्वायर, थोड़ा सा बड़ा लिख दूँ क्या? QI/R1I होल स्क्वायर। देखिए ये हमारे पास फोर्स आ गया। अगर एक पार्टिकल रखा हुआ हो और उस पर ढेर सारे चार्ज एग्जिस्ट करें, उस पर ढेर सारे चार्ज अपना फोर्स लगाए, तो जो नेट फोर्स आता है वो इसके बराबर होता है। कितना होता है? इसके बराबर होता है। अगर आप इसकी डिफिनेशन भी लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। द टोटल force on a given charge, the total force on a given charge is the vector sum of all the forces of all the forces exerted on it ये इसकी मैंने डिफिनेशन लिख दी कि अगर आपको कोई डिफिनेशन पूछे तो आप ऐसे बता सकते हो, और अगर फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस का डेरिवेशन है तो आप ऐसे से कर सकते हो। डिफिनेशन क्या लिखी? द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट। जितने भी फोर्स इस पे लग रहे हैं सबका क्या है? वेक्टर सम है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने बताया एक चार्ज था Q1, उस पर कौन कौन से चार्ज लग रहे थे? Q2 के कारण फोर्स, Q3 के कारण फोर्स, Q4 के कारण फोर्स। तो देखिए पहले हमने Q12 मतलब ये इस पे कितना लगा रहा था, फिर ये इस पर कितना लगा रहा था, फिर ये इस पर कितना लगा रहा था, और ऐसे ही मान लिया हमारे पास n होते, कितने होते? n होते। आप यहाँ भी रख लो एक, यहाँ भी रख लो एक, यहाँ भी रख लो, ऐसे इनफाइनाइट है, n है, तो हमने n के लिए फॉर्मूला डिराइव कर दिया। इतना नोट कर लो, फिर आगे। अच्छा एक चीज और, इस फोर्स पे इस चार्ज पर जितने फोर्स लगेंगे, अब देखो ये इस पे जो फोर्स लगेगा, लेकिन ये वाला फोर्स इसको कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना? हम ये वाला फोर्स इसको, देखो एक्चुअल में अगर हम बात करें तो ये वाला फोर्स इस पे भी एक्ट कर रहा होगा, इस पे भी एक्ट कर रहा होगा, लेकिन हम काउंटिंग अभी किस करें बस इसको कि ये फोर्स सिर्फ इस पे एक्ट कर रहा है, ये फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है। हम इन सबको बाकी एक दूसरे से म्यूचुअली में नहीं ले रहे हैं, सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये इस पर कितना एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है ना? नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं।
नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तक हम फोर्स पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे फील्ड। और फोर्स, फील्ड और चार्ज, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटिव टर्म्स हैं। अगर आपके पास चार्ज है तो आप फोर्स निकाल सकते हो, अगर आपके पास फोर्स है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, या आपके पास चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स निकाल सकते हो। ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली चलती हैं, आप किसी एक से किसी दूसरे तीसरे को निकाल सकते हो। तो आप लोग हेडिंग डालने लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैपिटल ई से। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए आप लोग। इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स electrostatic force per unit, electrostatic force per unit टेस्ट चार्ज या चार्ज पर यूनिट, टेस्ट चार्ज लिख लीजिए, टेस्ट चार्ज। मतलब अगर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और उसको हम डिवाइड कर दे किससे? पर यूनिट टेस्ट चार्ज से, या टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। क्या आ जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E इज इक्वल टू लिखिए F अपॉन Q। E इज इक्वल टू F अपॉन Q। अब देखिए F की वैल्यू तो हमें पता होती है ना, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कितनी होती है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कैपिटल Q टेस्ट चार्ज को हम यहाँ पे स्मॉल क्यू मान लेते हैं, ठीक है ना, अपॉन R स्क्वायर, और टेस्ट चार्ज से ये तुम्हारे पास हो गया F। अब देखिए F वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते, क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू में Q से Q कैंसिल आउट, तो क्या बच गया? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये क्वांटिटी कैसी होती है, इसकी यूनिट क्या होती है वो देखिए, लिख लीजिए आप लोग। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। It is a vector quantity. It is a vector quantity. और इसकी यूनिट क्या होती है? देखिए न्यूटन। E इक्वल टू F बाई क्यू, तो F क्या होता है? फोर्स न्यूटन, और Q चार्ज कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। इसकी SI यूनिट होती है, SI यूनिट न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। अच्छा, इसकी एक और भी SI यूनिट होती है, वोल्ट पर मीटर। क्या होती है? वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इसके अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें तो फोर्स का क्या होता है भाई? mLT की पावर -2, mLT की पावर -2, और Q चार्ज होता है। चार्ज का क्या होता है? A/T, सॉरी AT। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ लिख रहा हूँ mLT की पावर -3, A की पावर -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। mLT की पावर -3, A की पावर -1, ये डायमेंशन होती है हमारी किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। नोट करिए, फिर आगे चलें। देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है
वो हमारा इस पे डिपेंड करता है। इस पे डिपेंड करने का मतलब कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई पॉइंट है और हमें जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा? वीक होता जाएगा, ठीक है। और चार्ज पे जितना बड़ा चार्ज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मानो हमने एक छोटा सा चार्ज यहाँ रख दिया, छोटू चार्ज, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा और डिस्टेंस बहुत ढेर सारी दूरी ली तो और वीक हो जाएगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे बड़ा सा चार्ज रख दिया, कैपिटल Q, बड़का चार्ज, तो वहाँ से भाई क्या हो जाएगा? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और ये पॉजिटिव चार्ज के लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है। अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है तो इसका रेडियली आउटवर्ड हर तरफ निकलेगा। रेडियली आउट मतलब कर चारों तरफ से निकलेगा। रेडियली आउटवर्ड होता है। क्या होता है? आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोल सकते हैं। अगर हमने निगेटिव चार्ज रख दिया, क्या रख दिया? निगेटिव चार्ज, तो उसमें रेडियली इनवर्ड होता है। रेडियली इनवर्ड होता है, ठीक है। इस बात को भी आप नोट करना चाहो तो कर लो। चलिए अब आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वो ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज, हमने एक पॉइंट चार्ज के कारण निकाला था। अगर हमारे पास ढेर सारे चार्ज हो जाए तो तब भी निकालेंगे भाई, सेम ऐसे ही निकालेंगे जैसे इसको निकाला है। हेडिंग लगाइए आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ये F होता है, कर्सिव राइटिंग का F ऐसे लिखा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये D होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण निकालेंगे? सिस्टम ऑफ चार्ज। बहुत ढेर सारे चार्ज हो तब कैसे? देखिए मान लीजिए हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब बहुत ढेर सारे चार्जेस दे दिए। एक चार्ज यहाँ दे दिया Q1, दूसरा चार्ज यहाँ दे दिया Q2, तीसरा चार्ज यहाँ दे दिया Q3। तो सबके कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना। देखो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, रेडियली आउट है। आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना, आपकी मर्जी है। मैंने सबको पॉजिटिव मान लिया कि ये भी पॉजिटिव का, ये भी पॉजिटिव का, तो इन सब का क्या होगा? यहाँ पर अगर कोई यहाँ पर नेगेटिव होता तो उसका इनवर्ड हो जाता, वो बाहर से ऐसे उल्टा आता, ठीक है। तो अब इन सब के कारण हम इस पॉइंट पर P पॉइंट मान लो, अब इसको क्या मान लो? P पॉइंट। P पॉइंट पर हमने इन सब चार्ज के कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो देखिए जैसे पहले हमने किया था अभी कूलम्स लॉ में भी वो फोर्स निकाला था, वैसे चार्ज के लिए भी करेंगे। सबके बीच की डिस्टेंस भी हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए इनके बीच की डिस्टेंस 1 है तो RP1 लिखिए आप, R1P इस पे है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम P मान लेते हैं, R है डिस्टेंस, तो किसके किसके बीच की? 1 से P के बीच की। इसके लिए ऐसे लिखेंगे तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2P। इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R3P। ऐसे N है, कितने हैं? N। तो देखिए हम सबसे पहले निकालते हैं पहले लिए। अभी बताया था 2 मिनट पहले कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो E किसके लिए भाई? 1 2P के लिए। E 1P के लिए। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन इंटू में Q अपॉन R1P का स्क्वायर, R1P का स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ थोड़ा नीचे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं E1P इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q
1p ये 1p अपॉन r 1p स्क्वायर, यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है तो r कैप 1p। देखो ये इस p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट q1 ऐसे हम निकालेंगे। पॉइंट 2 के कारण p पर, तो ये भी हो जाएगा 1/4πε0 q1 1 के कारण निकल 2 के कारण q2p अपॉन r2p स्क्वायर 2p। ऐसे तो ऐसे 100 बनेंगे ढेर सारी। अगर आप उन सबको ऐड कर लोगे तो क्या बनेगा, आप ई टोटल भी लिख सकते हो या ई नेट भी लिख सकते हो। ई नेट आपका कितना बनेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना बनेगा। देखिए सब में 1/4πε0 कॉमन है, 1/4πε0 कॉमन है। अब क्या है यहाँ पर सब में, देखिए क्या बनेगा, q1p अपॉन r1p का होल स्क्वायर r कैप 1p प्लस q2p अपॉन r2p होल स्क्वायर r कैप 2p प्लस ऐसे 100 n तक बनेगा। अगर इसको आप सिंपल फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, ई नेट इक्वल टू 1/4πε0 समेशन ऑफ क्या, देखिए i इक्वल टू कहाँ से, अब 1 से, तो i इक्वल टू 1 से n तक, और साथ में क्या है हमारा q1p, तो हम क्या लिखेंगे qip अपॉन में rip का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ r कैप ip। ये हमारा है जब नंबर ऑफ चार्जेज हो उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर ऑफ चार्जेज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट कर लीजिए। देखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर थोड़ा सा जनरलाइज करना चाहें तो आप ऐसे समझें कि आप अगर यहाँ पर अपने घर पे सेफ बैठे हैं तो आपको शेर से कोई डर नहीं लगेगा, जबकि आपको पता है कि शेर नाम का जानवर एक कुछ होता है। लेकिन अगर आप जंगल में चले जाओ तो आपको शेर से थोड़ा ज़्यादा डर लगेगा, क्योंकि उसके आप पास पहुँच गए, उसके फील्ड में पहुँच गए। और अगर वही सपोज करो आप यहाँ खड़े हो और सामने से आपके जस्ट जंगल में खड़े हो और जस्ट आपके सामने शेर आ जाए, तो आपसे वो थोड़ी डिस्टेंस पे है तो आप उसके और पास पहुँच गए, मतलब आप उसके फील्ड में पहुँच गए। वो कभी भी किसी भी टाइम आपके ऊपर अटैक कर सकता है। तो वहाँ पर क्या होगा, आप ज़्यादा फ्राइटेड होगी, ज़्यादा डरोगे। तो जब भी कोई चीज़ किसी के फील्ड में रहती है, जितनी पास रहेगी वो उससे उतना अटैक करती है, क्या करती है, उस पर उतना इफेक्ट डालती है, सॉरी अटैक नहीं करती, उतना उस पर इफेक्ट डालती है। जैसे आप शेर के पास खड़े थे तो जितना ही पास होगा उतना ज़्यादा वो अटैक आप कर सकता है, दूर अगर आप खड़े हो तो कम कर सकता है। तो दुनिया में हर चीज़ का एक फील्ड होता है, क्या होता है, एक पर्टिकुलर फील्ड हर चीज़ का होता है। जैसे देखिए कोई बच्चा अपने क्लासरूम में पढ़ रहा है, उसको पता है कि पिताजी मेरे आने वाले हैं नहीं है, फादर मेरे आने वाले नहीं है। लेकिन अगर सपोज करो कि फादर का भी रूम उसी रूम में जिस रूम में वो पढ़ रहा हो, तो वो क्या सो के पढ़ेगा, नहीं, वो कॉन्सेंट्रेशन में रहेगा। उसको पता है कि पापा के फील्ड में मैं बैठा हूँ, अगर कुछ भी गलती करूँगा तो थप्पड़ लग सकते हैं। तो ये होती है फील्ड, दुनिया में हर चीज़ की एक फील्ड होती है। जैसे देखिए विजय माल्या ढेर सारे पैसे लेके भाग गया, उसको पता है कि अगर इंडिया के अंदर रहूंगा तो मुझे जेल में डाल देंगे, तो इंडिया की फील्ड से वो क्या हो गया, बाहर हो गया, किसी दूसरे कंट्री में चला गया। अब इंडिया का रूल उसके ऊपर चलेगा ही नहीं, तो वैसे यहाँ होती। अच्छा, अगर हम चार्ज की फील्ड की बात करें तो बोलते हैं इनफाइनाइट तक है, क्या है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं बोलते, लेकिन कमजोर होता चला जाता है, वीक होता चला जाता है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है,
हम कितनी भी डिस्टेंस रख देंगे लेकिन कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी आएगी, इसलिए हम इसे कहते हैं कि इनफाइनाइट लॉन्ग है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बहुत वीक हो जाता है वो। क्या हो जाता है? बहुत ही वीक हो जाता है। होता तो है लेकिन बहुत ही वीक हो जाता है। लेकिन जब उसकी कोई चीज़ पास आती है तो वो एक उसका इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, आप लोग आगे पढ़ोगे भी फर्दर इंजीनियरिंग में, बीएससी में, कि इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किस डिस्टेंस तक हम उसको मैक्सिमम काउंट करते हैं और किसके बाद हम बोल देते हैं कि अब ये निग्लेजिबल है, हम इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, आगे हेडिंग डालिए आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। आप दोनों चीज बोल सकते हो। इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए बस डेफिनेशन इसकी। द कर्व along which a small positive charge would tend to move when free to do। देखिए, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स दोनों बोलते हैं। क्या होता है? द कर्व अलोंग विच अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज वुड टेंड्स टू मूव व्हेन फ्री टू डू। जब वो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हो तो उसमें वो मूव कर सकता है। ठीक है, मैंने आपको ये चीज बता ही रखा था कि हमारे पास जो पॉजिटिव होता है उसका रेडियली आउटवर्ड और जो निगेटिव होता है उसका रेडियली इनवर्ड होता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, आप वो लिख लीजिए इनकी प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज लगा लीजिए, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव और एंड विद द नेगेटिव। लिख लीजिए इस पॉइंट को। फील्ड लाइंस start from positive charge and ends at negative charge, ends at negative charge। कहने का मतलब ये कि जो हमारी फील्ड लाइंस होंगी वो कहाँ से निकलेंगी? पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और कहाँ पे खत्म होंगी? नेगेटिव चार्ज पर। दूसरा पॉइंट लिखिए, इन अ चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस can be taken to be continuous, continuous curve. In a charge free region electric field lines can be taken to be continuous curve। ये क्लोज कर्व बनाती है। थर्ड पॉइंट लीजिए, टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। टू फील्ड लाइंस never cross
each other. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 लिखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस electrostatic field lines do not form any closed loops. Electrostatic field lines do not form any closed loop. ठीक है, इसका कहने का मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती है वो सीधी स्ट्रेट जाती है, वो कभी कर्व नहीं बनती, कोई क्लोज लूप नहीं बनाती। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे जाएंगे और फिर ऐसे मुड़ेंगी, वो निकलेंगे ऐसे स्ट्रेट। दे नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप्स। ये प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। 4 प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई है, कुछ और भी प्रॉपर्टियाँ होती हैं अगर आप बुक में देख लेना, बाकी ये 4 मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, अब हेडिंग लगाइए, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल देखिए ये होता क्या है, ये 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं। इक्वल एंड अपोजिट मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो, नेचर अलग अलग हो, मतलब एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का हो, उन्हें कुछ डिस्टेंस पे रख दो तो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म हो जाता है। तो इस बात को आप लोग लिखो, इट इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इट इज अ पेयर ऑफ equal and opposite charges separated separated by some distance। देखिए अगर हम 2 इक्वल, मान लीजिए -q और ये +q का चार्ज ले लिया और इनको किसी एक डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया कुछ दूरी से, हालांकि दूरी को हम 2a लेके चलते हैं, 2a काउंट करते हैं, तो हम इसको बोल देंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ नहीं होता, कोई भी 2 चार्ज ले लो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और उनके बीच में कुछ दूरी बना दो, इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है। चलिए अब आप लोग लिखिए डाइपोल मूवमेंट, हेडिंग डालिए डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट डाइपोल मूवमेंट्स, इसमें लिखिए इट मीन्स it measures strength of an electric dipole। देखिए अभी हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, अब डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया था ना, उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करता है। क्या करता है, उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करता है। अभी हमने क्या बनाया था, एक यहाँ पर माइनस और एक यहाँ पर प्लस चार्ज लिया था, इनके बीच की दूरी को हमने बताया था 2a, यहाँ से यहाँ तक। और अगर हम इसके डाइपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं p से, किससे, p से। एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो हमने p वेक्टर बना दिया। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो p वेक्टर इक्वल टू होता है
चार्ज q इंटू डिस्टेंस बिटवीन दो 2a, तो 2a, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं p वेक्टर इज इक्वल टू 2a डायरेक्शन में 2a या ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिखिए, दोनों ठीक है। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो आप लोग लिख लो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, इसकी यूनिट की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्यू चार्ज है और ए क्या है, कोई डिस्टेंस है, तो मीटर, तो हो जाएगी कूलम मीटर। तो इसकी एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज कूलम मीटर। अच्छा, अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें कि इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, तो इसकी डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। इट डायरेक्शन इज अलोंग द डाइपोल एक्सिस, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डाइपोल एक्सिस फ्रॉम माइनस टू क्यू टू प्लस क्यू। आप लोग लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इट्स डायरेक्शन is along the dipole axis from minus q charge to plus q charge। ठीक है, ये था डाइपोल मूवमेंट के बारे में। डाइपोल मूवमेंट याद रखना फॉर्मूला, P वेक्टर इज इक्वल टू 2a वेक्टर इंटू q या q इंटू 2a, दोनों ठीक है, दोनों आगे पीछे किया है। चलिए